कंट्रैक्शन में चेंजेस देखे थे कि जब सार्कोमियर कंट्रैक्ट करेगा तो सार्कोमियर के कंट्रैक्शन के दौरान जेड लाइंस कम क्लोजर, राइट, आई बैंड्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, एच जोन छोटी हो जाती है, लेकिन ए बैंड चेंज नहीं होता। क्लियर? दीज आर सम चेंजेस विच सार्कोमियर अंडरगोज। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये होना है कि सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे है। क्लियर? दैट इज द फिजियोलॉजी। एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे थोड़ा सा कि जो सार्कोमियर है उसके केस में जो थिन फिलामेंट्स हैं दे आर गोइंग टू स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। क्लियर? थिक फिलामेंट अपनी जगह पे रहेगा, थिन ने उसके ऊपर, अगर ये थिक फिलामेंट है तो थिन फिलामेंट दिस इज गोइंग टू मूव लाइक दिस ओवर द थिक फिलामेंट। हाँ, थिक फिलामेंट इस थिन को खींचेगा। कैसे खींचेगा उसके लिए हमें पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। सो क्विकली लेट्स ब्रश अप। सो दिस इज योर एनसीईआरटी का डायग्राम, राइट? सो आई होप ये सबने डायग्राम देखा है। लेट्स क्विकली रिवाइज इट। सो गाइस, दिस इज जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन। जेड लाइन का एक और नाम हमने किया था क्रॉस मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है तभी ये मूवेबल है। दिस इज ऑल्सो जेड लाइन एंड दिस इज ऑल्सो जेड लाइन, राइट? दो जेड लाइंस के बीच का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? यहां से लेके यहां तक दिस इज सार्कोमियर। दिस इज ऑल सार्कोमियर। क्लियर? यहां तक, जहां तक जेड लाइन है दिस इज ऑल सार्कोमियर। ठीक है, हमने ये भी देख लिया था कि सार्कोमियर में जहां तक मोटा फिलामेंट एक्सटेंड हो रहा है, यानी जहां जहां तक देखो मोटा फिलामेंट है इतना ही क्या है आपका ए बैंड। तो जहां तक मोटा फिलामेंट है ए बैंड है, ऑल्सो नोन एज डार्क बैंड, राइट? उसके बाद जहां से भी मोटा फिलामेंट शुरू हो जाएगा यहां से डार्क बैंड दूसरा शुरू हो जाएगा। दिस इज अनदर ए बैंड इस साइड पे और यहां से अलग दूसरा ए बैंड इधर से। क्लियर? और जहां सिर्फ पतले वाला फिलामेंट प्रेजेंट है, जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, दैट इज दिस जोन। यहां देख, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज आई बैंड। सिमिलरली हियर टू हियर दिस इज द आई बैंड और द लाइट बैंड। इज दैट क्लियर? ऑलराइट। और हमने ये भी देखा था कि ए बैंड के अंदर सिर्फ थिक फिलामेंट ही प्रेजेंट नहीं है बल्कि थिन फिलामेंट भी है। सो देखो यहां से लेके यहां तक आपका थिक फिलामेंट है, दिस इज द मोटा फिलामेंट, राइट? लेकिन इस थिक फिलामेंट के अलावा यहाँ साइड से थिन फिलामेंट भी आ रहा है, राइट? सो ये देखो, ये थिन फिलामेंट भी आ रहा है। सो थिन फिलामेंट का भी कुछ हिस्सा जो है वो ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है। द वन आई एम शेडिंग, दिस पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए बैंड। क्लियर? सो इसका मतलब कुछ पार्ट है बीच में ए बैंड के जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट था। नाउ दिस पार्ट जहां सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, इस एरिया को जहां सिर्फ थिक प्रेजेंट है, थिन की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, दिस पार्ट इज नोन एज एच जोन। दिस पार्ट इज नोन एज एच जोन। इज इट क्लियर? सो इसी तरह से इधर भी ये थिक फिलामेंट शुरू हो गया। ठीक है, तो जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट की प्रेजेंस होती है, जहां सिर्फ थिन फिलामेंट की प्रेजेंस है, दिस पार्ट, राइट? दिस पार्ट विल टुगेदर फॉर्म द आई बैंड। तो आई बैंड जो है, एक आई बैंड जो है वो पार्ट बनता है दो सार्कोमियर्स का। क्लियर? तो एक आई बैंड को डिवाइड कौन कर रहा है? जेड लाइन। तो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ये क्वेश्चन, कि आई बैंड और लाइट बैंड इज बाइफरकेटेड में दो हिस्सों में उसे कौन डिवाइड करता है? योर क्रॉस मेम्ब्रेन और योर जेड लाइन। इज इट क्लियर? सो एक सार्कोमियर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? देखो, वन सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ half I band from one side plus A band in the middle and then half I band on the other side. Is it clear? Half I band here, half I band here, and in the center it has one dark zone. I hope this much is clear to all. Clear? So ये हमने कल कर लिया था। So अभी भी हमें थोड़ा और डिटेल करना है जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि ये जो थिक फिलामेंट्स है या थिन फिलामेंट्स है, ये बने किसके होते हैं। कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो थिक फिलामेंट उसका मेजर प्रोटीन होता है मीरोमायोसिन। Let's write it down here. So see, ये है आपका थिक फिलामेंट। सो ये थिक फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट का जो बेसिक यूनिट होगा, देखो, थिक फिलामेंट, मायोफिलामेंट, राइट? मायोफिलामेंट, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। जिस प्रोटीन का बना है उसका नाम है मायोसिन। अब ये जो मायोसिन है, दिस मायोसिन इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमेरिक प्रोटीन, फाइन। अब इसका कोई मोनोमर भी रहा होगा। अब इसका जो मोनोमर होता है उसके मोनोमर का नाम होगा मीरोमायोसिन। सो मीरोमायोसिन जो है ये जुड़ के बनाते हैं मायोसिन। मीरोमायोसिन इज द मोनोमर। सो ये जो फिगर दिखाई गई है, दिस इज मीरोमायोसिन, मायोसिन का मोनोमर।
Clear? We'll be drawing it in a better form so that we understand it in a better way. Now see, second आता है आपका ये thin filament. Thin filament में भी हमने पढ़ा था कि thin filament के अंदर rather 3 proteins present होते हैं. Thin myofilament के अंदर 3 proteins present है. So the first protein is actin, second protein is tropomyosin and the third protein is troponin. ये 3 proteins. बेशक thin filament है but still इसमें 3 proteins present है. Clear? Now see, let's study the structure one by one. So this is meromyosin, right? Okay. So next चलते हैं. Let's see the structure. अब देखो, सबसे पहले meromyosin पे आते हैं. So meromyosin का structure snake जैसा है. So this is meromyosin का एक filament, right? Snake-like structure. इसके इस part को हम बोलते हैं head. This part is known as head. This part is called head, right? This much part is called arm, right? And rest of the part, this region is known as tail. This part is called tail. Done? अब देखो इसका जो tail region है, ठीक है? This is a tail region and this is a head region. टेल रीजन को हम बोल देते हैं लाइट मीरोमायोसिन. दिस इज लाइट मीरोमायोसिन. लाइट मीरोमायोसिन. मायोसिन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. दिस इज लाइट मीरोमायोसिन एंड हेड और आर्म जो है ये दोनों मिलके बना देते हैं हैवी मीरोमायोसिन. टुगेदर दे विल बी फॉर्मिंग हैवी मीरोमायोसिन. दिस इज शॉर्ट फॉर्म एज abbreviated as HMM, heavy meromyosin. M इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है LMM. Is it clear? So this is one filament of meromyosin. अब इसके हेड रीजन पे खास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. लेट्स सी, इसके meromyosin हेड रीजन पे खास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. यहाँ पे 2 रीजन्स प्रेजेंट होंगे, 2 साइड्स प्रेजेंट होंगी. तो वन इन रेड, दिस इज एंड अदर वन इन से ब्लू. ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट आई एम मेंशनिंग इट हियर. द वन इन ब्लू, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट. दिस इज कॉल्ड एक्टिन. ये बोर्ड अपनी ही मर्जी करता है. एक्टिन मीरोमायोसिन, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइट. मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर एक साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, और इसके इस साइड पे जो रेड में मार्क किया है, दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट. मसल कंट्रैक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होनी है, तो एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट. यहाँ पे आके एटीपी बाइंड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. एटीपी बाइंडिंग साइट. इज इट क्लियर? चलिए, so all right, these are the 2 very important sites present on the head of meromyosin. Clear? Now see, ऐसे बहुत सारे filaments, ऐसे कई filaments जुड़ते रहेंगे. Let's draw it in yellow so as to differentiate. So इस तरह से बहुत सारे filaments जुड़ते रहेंगे और मिलके वो एक मोटा स्ट्रक्चर बना देते हैं. That मोटा structure is known as myosin. So यही polymerize हो रहे हैं. ठीक है, ये इस तरह से polymerize होते रहेंगे. ये देखो, ठीक है, ये कहाँ पे गया? ओके, बनाते कहीं है और जाता कहीं है. चलो, सो इस तरह से ये फिलामेंट्स जो है आपस में इंटैंगल होते जाएंगे और बहुत सारे फिलामेंट्स इंटैंगल होके बना देते हैं आपका आपका मायोसिन. ठीक है, सो मीरोमायोसिन, दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ मोनोमर, और ऐसे बहुत सारे मिलके बना देंगे मायोसिन. अराउंड 300 से 400 यूनिट्स जुड़ के बना देते हैं मायोसिन. इज इट क्लियर? चलो, सो दिस वाज आवर थिक फिलामेंट का मोनोमर. नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे थिन फिलामेंट पे. तो देखो थिन फिलामेंट का क्या सीन है. थिन फिलामेंट के अंदर 3 प्रोटीन्स हैं. जो मेजर प्रोटीन है दैट इज एक्टिन. सो एक्टिन का स्ट्रक्चर समझने के लिए चलो देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक्टिन प्रेजेंट है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन. सो एक्टिन अगेन 2 प्रोटीन्स का बना हुआ है. सॉरी, एक्टिन 2 फिलामेंट्स का बना होगा. ठीक है, एक्टिन भी एक पॉलीमर है, लेकिन इस पॉलीमर का मोनोमर जो है दैट इज कॉल्ड जी एक्टिन. जी. नाउ जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर. जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर. तो ग्लोबुलर का मतलब ग्लोबुलर. सो जी एक्टिन, ग्लोबुलर. Now this is the monomer. ये कैसा होता है? ये ऐसा होगा.
ग्लोबुलर है तो गोल होगा, ठीक है। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट। देखो मीरोमायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है क्योंकि इसने एक्टिन के साथ बाइंड करना है, एक्टिन ने मायोसिन के साथ बाइंड करना है तो इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। इट हैज मायोसिन। ओके, नाउ दिस बोर्ड, आज बोर्ड की अपनी मर्जियां चल रही हैं। दिस हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट, हैज मायोसिन बाइंडिंग साइट। बोर्ड अगेन अपनी मर्जी कर रहा है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा भाई। मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्लियर। नाउ सी, मायोसिन बाइंडिंग साइट इसके अंदर प्रेजेंट है। मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ये जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है ये इस तरह से पॉलीमराइज हो जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एफ एक्टिन। व्हाट डू यू कॉल इट? एफ एक्टिन। F stands for filamentous. Filamentous. Is that clear? So it is known as F actin or filamentous. Clear? So ये हो गया उसका पॉलीमर and this is the monomer. Now एक्टिन प्रेजेंट कैसे होता है? ये तो एक थ्रेड बन गया। सो इसको समझने के लिए एक्टिन का या थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर समझने के लिए, सॉरी एक्टिन का कैसे समझेंगे? मान लो देयर इज अ थ्रेड ऑफ बॉल्स, देयर इज वन थ्रेड ऑफ बॉल्स एंड देयर इज सेकंड थ्रेड ऑफ बॉल्स। तो ऐसे जो थ्रेड्स, दो थ्रेड्स हैं, उनको हमने इंटरट्विर्ल कर दिया, ठीक है। जब हम इंटरट्विर्ल करेंगे तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, राइट, फिलामेंटस में। सो दिस इज वन थ्रेड, वन थ्रेड, वन थ्रेड, right, and this is one thread, और दूसरा थ्रेड भी इसी तरह से बीच में से जाता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर थ्रेड। ये स्ट्रक्चर समझ में आना पहले जरूरी है, ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द टू थ्रेड्स। क्या किया, दो बॉल्स के स्ट्रिंग्स थे, हमने उसको पकड़ के घुमा दिया तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। सो दीज आर टू फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन, टू थ्रेड्स या टू फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन, क्लियर। चलो अब इसके बाद अब ये समझ लो कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है। इसके ऊपर प्रेजेंट है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ये सारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं। सी व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, ये बहुत एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये हमें समझने में बहुत इजी करता है। वेरी हेल्पफुल स्ट्रक्चर। नाउ सी, ऐसे ही ऊपर वाले फिलामेंट पे प्रेजेंट होंगे। अब ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो हैं, ये मीरोमायोसिन की एक्टिंग बाइंडिंग साइट्स के साथ बहुत इंटरेक्शन शो करेंगी। रादर दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। नाउ सी, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स और मीरोमायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आपस में जुड़ेंगी। दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, लेकिन हम इनको जुड़ने नहीं दे सकते बिना मर्जी के, अपनी मर्जी से, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़ी रही तो इसका मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी बॉडी अकड़ी रहेगी। डेड बॉडी अकड़ी होती है, क्यों अकड़ी होती है? हियर इज द आंसर। नाउ सी, मीरोमायोसिन का हेड जिसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक्टिन के ऊपर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट, इन दोनों ने आपस में इंटरैक्ट करना है। इज दैट क्लियर? लेकिन जब तक जरूरी नहीं है तब तक हमने इनकी इंटरैक्शन को रोकना है। तो इंटरैक्शन को रोकने के लिए इस एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर टेप की तरह एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। नाउ देयर इज सेकेंड प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। अब ये ट्रोपोमायोसिन जो है ये टेप की तरह यहाँ पे लगा होगा। लेट्स सी, टेप की तरह यहाँ पे जोड़ देते हैं इसे। सो ये ब्लू कलर की मैं टेप लगा रही हूँ, ये बीच में से होता हुआ जाता है, ठीक है, और इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करता जाएगा। ये एक फिलामेंट है, ऐसे ही दूसरा फिलामेंट हो, तो इसी तरह से ये भी इसके ग्रूव्स में से निकलता हुआ, ये ग्रूव्स में से निकलता हुआ, ठीक है।
So this is just a rough structure just to tell you कि ये दोनों को कवर कर देगा, एक टेप जैसा स्ट्रक्चर है. Now these are the two filaments. These are two filaments of tropomyosin. Is it clear? Two filaments of tropomyosin. Done? अब इस टेप को पकड़ने के लिए एक तीसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन. इसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन. तो तीसरा प्रोटीन जो है उसके ऐसे 3 सब यूनिट्स रहते हैं, ठीक है, और वो इस तरह से लगे होंगे. ये तीसरा प्रोटीन है. दिस थर्ड प्रोटीन जगह जगह पे इट इज स्प्रेड एंड दिस थर्ड प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोनिन. ठीक है, दिस थर्ड प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोनिन. डन. नाउ दिस थर्ड प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रोपोनिन. तो 3 प्रोटीन्स मिलके आपका थिन फिलामेंट बना रहे हैं. वन इज एक्टिन, सेकेंड इज ट्रोपोमायोसिन एंड थर्ड इज ट्रोपोनिन. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर. नाउ लिसन, ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. लेट्स ड्रॉ ट्रोपोनिन हियर. सो ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर एक बार समझते हैं, क्योंकि इस ट्रोपोनिन ने ही रेगुलेशन करनी है कि एक्टिन और मायोसिन आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. सी द स्ट्रक्चर इज क्लियर. ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर से हमें पूरा मैकेनिज्म समझ में आने वाला है. सो आई विल रिपीट द स्ट्रक्चर वंस अगेन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली. नाउ फर्स्ट लेट्स सी द ट्रोपोनिन. देखो ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये कहाँ पे गया? सो ट्रोपोनिन के अंदर 3 सब यूनिट्स हैं, 1, 2 and 3. Clear? So 1, 2 and 3. Once again we'll draw this. 1, I'll draw it with a different color. 2 and 3. ठीक है? Now see, ये जो 3 structures हैं, one is TPC. Clear? The yellow one is TPM and the green one is TPI. Okay, now see TPI, then it has TPM and it has TPC. इसका मतलब क्या है? देखो मान लो ये है TPM, this is TPC and this is TPI. Clear? Now see, C stands for calcium. कल हमने जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, आई टोल्ड यू कि वो कैल्शियम का स्टोर हाउस है. ठीक है, कैल्शियम का स्टोर हाउस है. और जब मैसेज आता है नर्व इम्पल्स से मैसेज आएगा, एसिटाइलकोलिन आएगा, मैसेज अंदर जाएगा टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाता है. और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम. वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा और कैल्शियम बाहर सार्कोप्लाज्म में यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएगा. वी हैव रेड दैट. ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम आया, वो कैल्शियम फाइनली यहां जाके अटैच होने वाला है. सो यहां जाके ये कैल्शियम इज गोइंग टू गेट अटैच्ड. ठीक है, नाउ लिसन, जब यहाँ पे आके कैल्शियम बाइंड करता है, तो कैल्शियम के बाइंड करने पे ये टीपीआई नीचे खिसक जाएगा. ये टीपीआई नीचे की तरफ खिसक जाएगा और क्या होगा? ये टीपीआई खिसक के यहां पे आ जाना है. यहां से हट जाएगा टीपीआई, यहां से टीपीआई हट जाएगा और टीपीआई कहां अटैच हो जाएगा? यहां पे. इज दैट क्लियर? तो ये देखो, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से. दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल थिंग. सो ये यहां से खिसक के कहां चला गया? यहां पे. इज इट क्लियर? लेट्स ड्रॉ इट हियर. सो टीपीआई जो है, दिस टीपीआई थिंग, इट कम्स हियर. ये स्लाइड कर जाती है नीचे की तरफ. इतना क्लियर हुआ है सबको? देखो सेम कलर्स यहाँ यूज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. तो दिस इज दिस एंड द येलो वन. तो जो टीपीआई है, देखो जब टीपीसी के साथ, लिसन, जब टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कन्फर्मेशन में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. और ये जो टीपीआई है, ये टीपीआई नीचे खिसक जाएगी. ये जो टीपीआई है ये नीचे खिसक जाएगी इस तरह से. ये नीचे खिसक जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी. इज इट क्लियर? अब होना क्या है? जब कैल्शियम बाइंड कर गया, टीपीआई नीचे खिसक गई, तो
जो TPI है, TPI स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। I जब तक ऊपर था, जब तक अपनी ओरिजिनल जगह पे था, ऊपर यहां पे था, ठीक है, तब तक उसने इनहिबिट किया था एक्टिन और मायोसिन की इंटरैक्शन को। नाउ लिसन, C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन, और TPI किसको इनहिबिट करता है? एक्टिन मायोसिन की इंटरैक्शन को। जब तक TPI अपनी जगह ऊपर रहेगा तब तक एक्टिन और मायोसिन की इंटरैक्शन नहीं हो सकती। क्लियर? जब कैल्शियम आया तो कैल्शियम ने आके ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज किया कि TPI स्लाइड्स डाउनवर्ड, वो नीचे खिसक जाता है, जिसकी वजह से टेप हिल जाती है। देखो, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को टेप ने पकड़ा हुआ है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन को उसकी जगह पे कौन पकड़ के रखता है? ट्रोपोनिन, ठीक है, पर्टिकुलरली TPI। अब कैल्शियम जैसे ही आया, TPC के साथ बाइंड किया, TPI हिल गया, TPI हिल गया तो टेप उतर गई। अब टेप के उतरने से क्या हो रहा है? टेप के उतरने से ये जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है। साथ साथ क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो रहा था, नाउ लिसन, स्ट्रक्चर इज क्लियर, राइट? जब यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो रहा था, साथ ही साथ इस ATP बाइंडिंग साइट पे ATP आके बाइंड हो रहा था। Are you getting it? इस ATP बाइंडिंग साइट पे ATP आकर बाइंड हो रहा था। ATP वाटर की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनेगा ATP के टूटने पे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड बहुत सारी एनर्जी। सो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से बनेगी? ATP से। ATP के जुड़ने के लिए एक स्पेशल जगह है ATP बाइंडिंग साइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्विकली लेट्स ब्रश अप। देखो क्या हुआ है, ये है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन का मोनोमेरिक यूनिट दैट इज मीरोमायोसिन। ऐसे 300 से 400 यूनिट्स जुड़ेंगे और बनेगा हमारा मायोसिन, ठीक है, जो पॉलीमर है, हमारा थिक फिलामेंट इसने बनाना है। डन। सो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेल है, जिसमें आर्म है, जिसमें हेड है। आर्म ये हिस्सा है, देखो ऐसे है, ठीक है, ये मेरी बाजू सीधी है लेकिन इसको ऐसे ऐसे इमेजिन कर लेना, दिस इज अ टेल रीजन, फाइन। ये आर्म है, जहां से मेरी रिस्ट है, यानी जहां ये मूवमेंट शो करता है, दिस इज द आर्म रीजन, क्लियर। और ये ग्लोबुलर हेड है इसका, क्लियर है। अब ग्लोबुलर हेड के ऊपर दो प्लेसेस है, ऊपर की तरफ क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है? यहाँ पे क्या है? ATP बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे इट हैज ATP बाइंडिंग साइट, ऊपर की तरफ इट हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्लियर, ऑलराइट। ऐसे बहुत सारे इंटैंगल्ड होंगे, ठीक है। नाउ सी, थिन फिलामेंट पे आते हैं। थिन फिलामेंट में मैंने बताया मेन प्रोटीन हमारा कौन सा होता है? एक्टिन। ग्लोबुलर प्रोटीन है G एक्टिन, दिस इज द पॉलीमर। मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ये फिलामेंटस हो जाते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जुड़ जुड़ के, पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो पॉलीमर इज F एक्टिन, फिलामेंटस, ठीक है। अब हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, लाइक थ्रेड्स ऑफ बॉल्स, स्ट्रिंग ऑफ बॉल्स, ठीक है, तो उसको आपस में ऐसे घुमा दो, ट्वर्ल कर दो, तो जब ट्वर्ल कर दोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्लियर। येलो कलर के जो मैंने फिलामेंट्स दिखाए हैं, दीज आर फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन। अब ये एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन मायोसिन की इंटरैक्शन होगी तो कंट्रैक्शन हो जानी है। अब हर वक्त हम एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन नहीं होने दे सकते, नहीं तो बॉडी अकड़ी रहेगी, हर वक्त स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी, सो वी नीड टू अवॉइड दैट। तो इसलिए एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उसको एक टेप ने कवर किया है और उस टेप का नाम है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन यानी टेप को पकड़ने के लिए कील की तरह वहां पे कौन लगे होते हैं? ट्रोपोनिन, क्लियर। हर एक ट्रोपोनिन जो है वो 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है, क्लियर। सो कितना क्या बना हुआ है? 3 सब यूनिट्स का बना हुआ है। सो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं? वन इज TPM, second is TPC and third is TPI. Is it clear? TPC जो होता है, C stands for कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगी। I का मतलब इसने एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को इनहिबिट करना है। और जो TPM है, M stands for ट्रोपोमायोसिन, तो जो इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस टेप के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? TPM, ट्रोपोमायोसिन का, सॉरी, ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन के साथ उसे अटैच करता है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ लेट्स मेक इट क्लीन, लिटिल बिट क्लीन, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलो, नाउ लिसन वंस अगेन। तो यहाँ पे हम टेप लगा देते हैं अपनी, इस टेप ने
इसकी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कर रखा है। और अब हमारे पास है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन का कलर ये रखते हैं, देखो दिस इज ट्रोपोनिन 1, दिस इज TPM, ये वो पार्ट है जो इस टेप के साथ जुड़ा हुआ है। देन वी हैव कैल्शियम बाइंडिंग वाली जगह, सो दिस इज TPC, यहाँ आके कैल्शियम बाइंड करता है, ठीक है। एंड देन वी हैव TP, दिस थर्ड वन, दिस इज TPI, क्लियर। एंड इन टोटल ये तीनों सब यूनिट्स जुड़ के क्या बना रहे हैं, ट्रोपोनिन। डन। अब TPI इज द इनहिबिटरी वन, कैल्शियम बाइंडिंग साइट TPC है और इस टेप के साथ किसने जुड़ा हुआ है, TPM ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जगह जगह पे लगे होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो अब मैकेनिज्म पे आ रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के साथ ही मैकेनिज्म समझ में आएगा। सो हमारे पास क्या थी, हमारे पास ये सार्कोप्लाज्मिक, ये हमारी सार्कोलेमा है, ठीक है। दिस इज द फाइबर दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, मसल फाइबर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, दीज आर द न्यूक्लियाई, ठीक है। ये टी टिब्यूल्स, और टी टिब्यूल्स के बीच में हमने देखा था कि SER प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दोनों साइड से इसके साथ जुड़ा होता है टी टिब्यूल्स के साथ, और इसके अंदर होती है बहुत सारे कैल्शियम आयंस, ठीक है। नाउ देयर इज दिस न्यूरॉन, ठीक है, और न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन रिलीज करना है, और इस एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के लिए ACH रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सार्कोलेमा पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रिलीज हो गए न्यूरोट्रांसमिटर्स कॉल्ड एसिटाइलकोलिन, दीज आर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, रिलीज्ड बाय दिस न्यूरॉन। डन। तो नर्व इम्पल्स कहाँ आ रही है, मोटर एंड प्लेट पे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। जैसे मैसेज यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पल्स का अराइवल ऑफ इम्पल्स का अराइवल हुआ तो ACH रिलीज हुआ, यानी उसका अराइवल हो गया। मैसेज को अंदर तक कौन लेके गया है, टी टिब्यूल्स, सो दीज आर द टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स मैसेज को क्विकली कंडक्ट करते हैं डीप इनटू द मसल फाइबर। टी टिब्यूल से मैसेज कहाँ जाएगा, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो स्टेप्स देखो, अराइवल ऑफ इम्पल्स हुआ, अराइवल ऑफ इम्पल्स के बाद, दिस इज स्टेप 1, अराइवल ऑफ इम्पल्स के बाद उसकी क्विक ट्रांसमिशन कौन करता है, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय टी टिब्यूल्स, ठीक है, बाय टी टिब्यूल्स। डन। टी टिब्यूल से मैसेज कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, इम्पल्स टू या मैसेज टू SCR। SCR क्या करेगा, SCR के कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाता है। और ये बाहर क्या है, दिस इज ऑल सार्कोप्लाज्म, कल हम पढ़ चुके हैं। मैसेज टू SCR और उसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल्स ऑफ ER या SER ओपन, और कैल्शियम चैनल्स ओपन होने के बाद कैल्शियम को बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि होगा E-फ्लक्स, बाहर आने को कहते हैं E-फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। इज इट क्लियर गाइस? बहुत बार आप लोग पूछते रहते हो कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, टॉपर नोट्स दे दो, ये वो। सो आप ये वाले नोट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको खुद नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है तो आप ये जो PDFs डाउनलोड करते हैं इस पे भी आप अपने बाद में एडिशंस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो यू कैन यूज दीज नोट्स एज वेल। NCERT इसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है। नाउ सी, E-फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस हो गया। अब ये कैल्शियम आयंस जाके किसके साथ बाइंड करने वाले हैं? देखो यहाँ पे अल्टीमेटली वो सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस जाके बाइंड हो जाएंगे इस TPC के साथ। ये देखो कैल्शियम आयंस, और TPC के साथ जब ये बाइंड हुआ तो इस TPI ने नीचे रोल कर जाना है। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी, ये कैल्शियम का E-फ्लक्स हुआ। नाउ E-फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, व्हाट विल इट लीड टू? कैल्शियम का E-फ्लक्स हुआ तो ये कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंड्स टू TPC, बाइंड्स टू TPC। अब कैल्शियम आयंस जब बाइंड करेंगे TPC के साथ, तो अब TPC के साथ तो TPI में चेंज आने वाला है, ठीक है। TPI इज गोइंग टू रोल डाउनवर्ड्स, TPI
rolls या slides downward, it rolls downwards, ठीक है, rolls downward। जब ये रोल डाउनवर्ड करेगा तो आपके जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, सॉरी, जब ये नीचे की तरफ रोल करेगा तो इसकी जो टेप है ये हट जाएगी। टेप के हटने से इस एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक्सपोज हो जाएंगी, ठीक है। यही हमने करना है, यही हम चाहते हैं। टीपीआई रोल्स डाउनवर्ड, और टीपीआई रोल्स डाउनवर्ड के बाद क्या होना है, जो ट्रोपोमायोसिन है, जो टेप है जिसने कि उस एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर किया हुआ है, ये हट जाएगा। ट्रोपोमायोसिन it exposes, tropomyosin exposes the myosin binding sites of actin, myosin binding sites on actin, is that clear? तो myosin binding sites on actin जो है ये expose हो गई है, so actin is ready for interaction now, clear? अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो साथ ही साथ और क्या हो रहा था, आपके इस मीरोमायोसिन के ऊपर ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, सॉरी एटीपी बाइंडिंग साइट है, इस एटीपी बाइंडिंग साइट के ऊपर एटीपी टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ इट रिक्वायर्स एन एंजाइम मायोसिन एटीपीएज, एटीपी को तोड़ने वाला एटीपीएज, दिस इज फाउंड ओनली इन मसल्स। एटीपीएस कहीं पे भी होगा लेकिन मायोसिन एटीपीएस ऑफ कोर्स मायोसिन में है। तो क्या बन रहा है, एडीपी, आईपी एंड एनर्जी। सो व्हाट हैपेंस, साइमल्टेनियसली, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, साइमल्टेनियसली जब ये सब कुछ चल रहा है तो साथ साथ और क्या चलना है। तो गाइज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी अकर्स, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी अकर्स। और तुम्हें पता है हाइड्रोलिसिस कैसे होना है, वाटर की प्रेजेंस में। दिस इज द हाइड्रोलिसिस, दिस इज द हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन, क्लियर। अब हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस में होना क्या है, नाउ लेट्स स्टडी। देखो मान लो ये मेरा थिक फिलामेंट है, ठीक है, और ये इसका मीरोमायोसिन, ये टेल हो गई, यहाँ पे इसकी नेक हो गई, दिस इज द हेड। हेड के ऊपर क्या है, हेड के ऊपर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। मान लो कि ये जो हाथ है मेरा, दिस रिप्रेजेंट्स द ऊपर वाला फिलामेंट, ठीक है, दैट इज द थिन फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला फिलामेंट है इसकी टेप टूप हट गई है, फाइन, और इट इज ऑल रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये इस तरह से है, ठीक है। मायोसिन तुम्हें पता है अपनी जगह से हिलता नहीं है, थिक फिलामेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजिशन, लेकिन इसका ये जो हेड है ये पकड़ के अब थिन फिलामेंट को अंदर खींचने वाला है। कल हमने सार्कोमियर पढ़ा था, जेड लाइंस अंदर आती हैं, थिन फिलामेंट अंदर आएगा, ठीक है। कौन खींचेगा, मायोसिन खींचेगा। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले एटीपी आया, इस एटीपी बाइंडिंग साइट पे आके एटीपी बाइंड हुआ, एटीपी टूटा, ठीक है। जब एटीपी टूटा तो एडीपी और आईपी बना है। अब यहाँ एटीपी जब तक प्रेजेंट होता है, एटीपी, ठीक है, टी फॉर टीना। नाउ एटीपी जब तक प्रेजेंट है तब तक ये मायोसिन का हेड या मीरोमायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, इज इट क्लियर। जब तक एटीपी है तब तक बाइंडिंग नहीं होनी है। जब एटीपी टूट के एडीपी बनता है और आईपी बनता है, ठीक है, और इस आईपी, इस हेड वाली जगह से यहां से जब एडीपी निकलेगा, देखो दो चीजें निकलनी है, एक एडीपी और एक आईपी। जब एडीपी निकलेगा, नाउ लिसन, इस हेड से जब एडीपी निकलेगा, ठीक है, तो ये जो हेड है ये एकदम से बाइंड कर जाएगा एक्टिन के साथ, ये एकदम स्ट्रांगली बाइंड करता है एक्टिन के साथ। इज दैट क्लियर। सो कब बना है, ये कब इंटरेक्शन हुई है, जब एटीपी टूटने के बाद एडीपी निकलता है। तो जो हेड है मीरोमायोसिन का, इट स्ट्रांगली इंटरैक्ट्स विद द एक्टिन लाइंग अबव। समझ में आ रहा है। तो ये जो इसकी एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है, इस एटीपी बाइंडिंग की हेल्प से ये अपने एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। दोनों की इंटरैक्शन हो जानी है। इंटरैक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन, या फिर हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, यानी बहुत पावरफुली वो उसके साथ बाइंड हो गया।
ठीक है। अब इस हेड में एक और चीज निकलनी है एंड दैट अदर थिंग इज नोन एज आईपी। तो सेकेंड पॉइंट पे क्या निकलेगा? आईपी। ये अब जब आईपी निकलेगा ना, सी जब एडीपी निकला तो इसके साथ स्ट्रांगली बाइंड हो गया, ठीक है। अब जब यहां से आईपी निकलेगा तो ये जो हेड है ये पीछे की तरह मूव करेगा, ठीक है ना। सी इस तरह से ये बाउंड हो रखा है, ठीक है। लेकिन जब आईपी यहां से निकला तो हेड मूव्स बैकवर्ड, ये हेड पीछे की तरह मूव करेगा। अब सोचो जब हेड इसके साथ थिन फिलामेंट के साथ अटैच्ड है और जब ये पीछे की मूव करेगा तो क्या ये थिन फिलामेंट को अंदर नहीं खींचेगा इस तरह से? तो ये इस तरह से होता है। तो थिक फिलामेंट अपनी जगह पे रहता है, सिर्फ ये हेड की हेल्प से थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचने वाला है। इधर वाले इधर खींचेंगे, इधर वाले इधर खींचेंगे टुवर्ड्स द एम लाइन। तो दोनों साइड से जेड लाइंस जो है उनको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। ये क्या है? ये इनके हेड्स हैं। ये हेड इस तरह से पीछे की तरफ मूव करेगा और थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ खींचेगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो फाइनली होना क्या है देखो। सो साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी हैपेंस, ठीक है। तो एटीपी के बाद नाउ सी नाउ व्हाट विल हैपन हियर। सो हमारे पास देखो ये थिक फिलामेंट था, है ना। ये ए बैंड हमने, ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट के ऊपर ऐसे ये हेड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेड्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ऑल अराउंड, ठीक है। नीचे वाले प्रेजेंट होंगे तो इसी तरह से, और ये इस तरफ से प्रेजेंट है। Are you getting this? ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? ऊपर की तरफ प्रेजेंट है हमारे थिन फिलामेंट्स। देखो बीच में आ जाती है एम लाइन, बीच में आ जाती है एम लाइन और हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे थिन फिलामेंट्स। ये थिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो इधर भी थिन फिलामेंट, इधर भी थिन फिलामेंट, क्लियर। अब होना क्या है? सो दिस इज द थिन फिलामेंट। अरे भाई इसकी अपनी मर्जियां जब चलती है ना। चलो, तो दीज आर द थिन फिलामेंट्स। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। जब एडीपी निकला तो इसके साथ बाइंड कर गया। बाइंडिंग को क्या कहा हमने? पावर स्ट्रोक या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये कब हुआ? जब एडीपी निकला, क्लियर। जब आईपी निकलेगा ना, सी जब आईपी निकलता है तो ये पीछे की तरफ जाता है। ये हेड विल मूव बैकवर्ड, ठीक है। तो ये बैकवर्ड ही है, ये इट विल मूव। सो दिस इज लाइक उल्टा कर गए हम, तो ये आगे की तरफ इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। इधर से इधर बैकवर्ड इधर होगा। सो ये जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो दिस इज गोइंग टू मूव बैकवर्ड। ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, दिस इज द बैक साइड, ठीक है। तो ये जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो इट विल पुल दिस इनवर्ड। इसी तरह से ये इसके साथ बाइंड करेगा और फिर बैकवर्ड मूव करेगा। तो बैकवर्ड मूव करने से दिस विल पुल इट इनवर्ड। तो क्या हो रहा है? ये जब अंदर की तरफ खींचेंगी तो एच जोन ने डिक्रीज हो जाना है, जेड लाइन्स आर गोइंग टू कम क्लोजर। इज दैट क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ सी दिस इज ऑल क्लियर। नर्व इंपल्स आई, मैसेज पहुंचा एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में टू द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा अंदर लेके गया टी ट्यूब्यूल्स तक, टी ट्यूब्यूल से एसईआर तक गया। एसईआर ने कैल्शियम रिलीज कर दिया और ये कैल्शियम कहाँ जाके बाइंड करता है? कैल्शियम जाके बाइंड करता है टीपीसी के साथ। टीपीसी के साथ बाइंड करने पे टीपीआई नीचे आ जाता है। टेप हिल गई और एक्टिन के ऊपर जो माइसिन बाइंडिंग साइट्स हैं ओपन हो गई, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली इसकी जगह पे एटीपी आया और एटीपी आके टूट जाता है वाटर की प्रेजेंस में। जैसे ही यहाँ से एडीपी निकलता है ये हेड जाके इसके साथ बाइंड करेगा। ये हेड जाके इसके साथ बाइंड करेगा इस तरह से, ठीक है। जब ये इसके साथ बाइंड कर गया, इसके बाइंड करने को हम क्या बोलेंगे? पावर स्ट्रोक, ठीक है। दे वेरी क्लोज बाय, मैंने दूर दूर बनाया, अदरवाइज दे वेरी क्लोज बाय, ठीक है। इसकी बाइंडिंग को कहेंगे पावर स्ट्रोक या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या एक्टोमायोसिन इंटरैक्शन, क्लियर। अब जब आईपी निकलेगा तो ये जो हेड है, देखो ये हेड ये बैकवर्ड मूव करेगा इस तरह से। जब ये बैकवर्ड मूव करेगा तो इस थिन फिलामेंट को भी आगे लेके जाएगा। दिस होल थिन फिलामेंट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सो ये पूरा का पूरा सार्कोमेयर यानी थिन फिलामेंट जो है इस साइड पे आ रहा है, उधर से इस साइड पे आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा सार्कोमेयर इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट।
अब आप सोच रहे हो कि भाई इधर का इधर जा रहा है तो उधर का किधर जा रहा है, तो एक सेंटर का जो सार्कोमियर होता है सारे के सारे उस सेंटर की तरफ आते हैं, इधर से इधर आएंगे, उधर से इधर आएंगे। तो देखो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, जब हम हम इस तरह से करते हैं कि अपने बाइसेप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, मसल सेंटर से एलिवेट करती है। तो इसका मतलब सारे के सारे सार्कोमियर्स किधर आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ मसल इकट्ठी नहीं होती, सेंटर में इकट्ठी होती है फ्लेक्सिंग जब हम करते हैं, इजंट इट? सो दिस इज द mechanism of muscle contraction. Clear? So this was it. हाइड्रोलिसिस हो गई। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होना है, हाइड्रोलिसिस के बाद स्टेप नंबर 10 would be, step number 10 was when ADP exits, when ADP leaves the myosin head, when ADP leaves the myosin head, तो क्या होना है, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक और क्या क्या हमने बोला है, एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन होगी, एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन। या फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों के क्रॉस एक ब्रिज बन गया है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। डन। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कब हुई है, जब एडीपी हैज लेफ्ट इट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जब आईपी छोड़ेगी, व्हेन आईपी एग्जिट्स, आईपी एग्जिट्स द हेड। ठीक है, सो इट मूव्स बैकवर्ड, द हेड मूव्स बैकवर्ड, इट मूव्स बैकवर्ड, इट मूव्स बैकवर्ड। और इसके बैकवर्ड मूव करने को हम बोलते हैं बैक स्ट्रोक, नोन एज बैक स्ट्रोक। जब ये पीछे की तरफ जाएगा, स्ट्रोक का मतलब होता है झटका, तो झटके से ये पीछे जा रहा है, बैक स्ट्रोक। जब ये बैक स्ट्रोक करेगा, सो यहाँ पे देखते हैं, बेटर समझ में आता है इस डायग्राम से, जब ये बैक स्ट्रोक कर रहा है तो पूरा के पूरा थिन फिलामेंट को उसने अंदर की तरफ खींच लिया। सो बैक स्ट्रोक, एंड देन व्हाट वुड हैपन, इट्स पुल्स, इट विल पुल, अंदर की तरफ खींच रहा है, इट पुल्स द थिन फिलामेंट्स ऑन द इनर साइड, ऑन इनर साइड। एंड इनर साइड पे जब ये मूव करते हैं, देयरफॉर सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिलामेंट का देखो स्ट्रक्चर उतना ही रह रहा है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिलामेंट जितना था उतना ही है, सिर्फ फिलामेंट की जो अरेंजमेंट है वो यहां से फिलामेंट और आगे चला गया, ये आगे आ गया इसलिए अंदर की तरफ, लेकिन फिलामेंट की जितनी शेप थी वो उतनी ही रही है। साइज ऑफ द फिलामेंट डजंट चेंज, the filament doesn't contract. This is a very important line, please do write it somewhere. ठीक है, तो सार्कोमियर अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो सार्कोमियर के जोड़ के क्या बना रहे थे, मायोफाइब्रिल्स, राइट। मायोफाइब्रिल कंट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगा, मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगा तो अल्टीमेटली आपकी मसल बंडल कंट्रैक्ट करने वाली है, और मसल बंडल की कंट्रैक्शन से मसल कंट्रैक्ट करेगी। एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अगर छोटा होगा तो ये क्या करेगा, इस बोन को इस तरफ खींचेगा, राइट। अब अगर दूसरी तरफ जाना है तो दूसरी मसल है नीचे की तरफ, दिस इज बाइसेप, दिस इज ट्राइसेप। तो ये स्प्रिंग छोटा होता है तो हमारी फोर आर्म इस तरफ मूव करती है, यानी टुवर्ड्स द बॉडी। इफ आई वांट कि आर्म, फोर आर्म जो है उधर मूव करे, तो इधर दूसरा स्प्रिंग लगा हुआ है ट्राइसेप मसल के फॉर्म में। तो ये ट्राइसेप जब छोटा होगा, इधर से ट्राइसेप जब छोटा होगा तो ये इधर इसको इस तरफ खींच देगा। Are you getting it? So basically जो opposite directions में movements होती हैं वो opposite muscle से होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि muscles they occur in antagonistic pairs for antagonistic movements. Clear हुआ? ठीक है, so this was muscle contraction. Now quickly read करते हैं NCERT से, जल्दी से NCERT खोल लीजिए. So let's see the structure of contractile proteins. Contractile proteins. Each actin filament is made up of 2F filaments, right? जो कि हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। हेलिकली अरेंज का मतलब 2 थे और उनको 12 कर दिया, जैसे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर तुम पढ़ते हो। Each F actin is a polymer of monomer G actin. See, it is all NCERT, right? अब दो जो फिलामेंट्स हैं ऑफ अनदर प्रोटीन, 2 एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ठीक है। कितने फिलामेंट्स हैं एक्टिन के? सी 2 एक्टिन के फिलामेंट्स, F एक्टिन, और इसी तरह से
two filaments of another protein called tropomyosin also run close to the F actin throughout. Right now there is another complex protein called troponin. ये troponin distributed होता है लगातार जगह जगह पे, ऐसा ही था. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार. तो पहली लाइन क्या कह रही है, 2 फिलामेंट्स हैं हमारे पास, 2 F फिलामेंट्स. ठीक है, सो इस तरह से ये हेलिकली प्रेजेंट है. दिस इज 1, राइट, और दूसरा ये इस तरह से हेलिकली अरेंज्ड है, और इसके ऊपर एक पॉलीमर दूसरा फिलामेंट है. 2 फिलामेंट्स इसके हैं ट्रोपोमायोसिन के, जो टेप की तरह से कवर करने वाले हैं, टेप की तरह इसे कवर करने वाले हैं. तो दिस इज द टेप दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. दिस इज 1, और इसी तरह से ये सेकंड भी होगा, जो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कर देते हैं. एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे ये 3 सब यूनिट्स वाला ट्रोपोनिन जगह जगह पे इंटरस्पर्स्ड होता है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. क्लियर? टेप ने ट्रोपोनिन कील है जिन्होंने उस टेप को पकड़ रखा है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, देन सो रेगुलर इंटरवल्स पे है नोन इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन. किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, टेप के ऊपर. नाउ इन द रेस्टिंग स्टेज अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट. रेस्टिंग स्टेज पे क्या होगा, यानी कि जब तक कोई इंपल्स नहीं आई है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही. रेस्टिंग स्टेज मीन्स नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो इंपल्स एंड नो मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो उस टाइम पे क्या होगा, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. ये कौन से सब यूनिट की बात कर रहा है? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव साइट. विच इज इट टॉकिंग अबाउट? TPI, जिसने कि इनहिबिट करना है. ठीक है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स. इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट आते हैं मायोसिन पे. ईच मायोसिन का थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड फॉर्म, और उसके मोनोमेरिक प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन. ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट 1 थिक फिलामेंट. अब ईच मीरोमायोसिन हैज 2 important parts. One is the head, ठीक है, one is the head with a short arm, right, and second is the tail. ठीक है, so ये एक है और ये एक है. तभी head और short arm मिलके क्या बना रहे हैं? Light मीरोमायोसिन. एंड ये कि मिलके क्या बनाएगा? ये हेड और टेल मिलके बनाते हैं, ये बनाते हैं हेवी मीरोमायोसिन, एंड जो टेल है वो बनाती है लाइट मीरोमायोसिन. राइट, ये हमने पढ़ लिया. तो दीज आर द 2 पार्ट्स. सो द फॉर्मर बीइंग, सी, हेड एंड शॉर्ट आर्म फॉर्मिंग द heavy मीरोमायोसिन और HMM, and tail forming the light मीरोमायोसिन. Clear? So the heavy मीरोमायोसिन component, that is the head and the short arm, it projects outward. क्या कह रहा है ये? जो head है, that head and the short arm, ये प्रोजेक्ट आउटवर्ड करते हैं और टेल उसकी पीछे की तरफ जाती है इस तरह से. Is it clear? And projects outward at regular distance from an angle from each other from the surface of polymerized myosin filament. कि अगर ये filament है तो इसके head will project out. ठीक है, the head will project out and is known as the cross arm. Clear? The globular head is an active. The globular head, जो head है इसका, हेड के ऊपर एक्टिव एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है. एक्टिव एटीपीएज एंजाइम का मतलब यहाँ पे एटीपी टूटेगा, यानी क्या कह रहा है? हेड के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है. इज दैट क्लियर? एंड इट हैज द बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. एंड द एक्टिव साइट्स फॉर, और दूसरी क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक्टिव साइट फॉर active. So these are the 2 places, 2 sites present on the globular head, and this is your previous year question. Is that clear? So NCERT की एक लाइन, और हमने इस सारी चीज को डायग्राम की फॉर्म में किया है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें अभी तक नहीं बताया. So this is how you read NCERT, going in between the lines, comparing it with the diagrams. Clear? चलिए नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब देखो ये जो हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है, इसमें हुआ क्या है? थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है थिक फिलामेंट के ऊपर. जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करती हुई जो थ्योरी होती है उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी.
इसको क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्लियर? नाउ दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे थिन फिलामेंट्स जो हैं they will slide over the thick filament. Thin filaments slide over thick filaments. ठीक है, थिक फिलामेंट बिल्कुल नहीं मूव करेगा. स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, मसल के हैं तो मायोफिलामेंट्स वर्ड आ जाएगा. इन सिंपल थिक, क्लियर? सो थिक फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं, थिक फिलामेंट्स के थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट्स के ऊपर. ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहते हैं, ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेंगे. इज दैट क्लियर? सो दीज आर मोबाइल. फाइन. अब इस थ्योरी को देने वाले जो दो बंदे थे उनका नाम था AF हग्सले, ठीक है, और HF हग्सले. क्लियर हो गया इतना? सो दीज आर द two people who contributed towards this theory. Done? अब मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर गई, अब बात आती है मसल रिलैक्सेशन की. अब देखो, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट की है तो उस मसल को रिलैक्स भी करना है, नो डाउट. दूसरी तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये मसल क्या हो रही है? रिलैक्स. अब मसल रिलैक्सेशन देखो, अब अगर हम जरा पीछे चलें, चलो पीछे चलते हैं. देखो यहां पे जब तक ATP आया था, देखो जब तक ATP यहां पे था, ये थिन के साथ, दिस इज अ थिन अबव एंड दिस इज अ थिक, ठीक है ना, हेड. तो जब तक इसके ऊपर ATP था, ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, थिन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. क्लियर? इंटरेक्शन कब हुई है? जब ATP टूटा और ADP निकला. तो अगर हम इस जगह पे जहां पे ATP टूट चुका है, ADP और IP बना हुआ है और उसके साथ ये अड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको खींच रहा है इस तरह से, अगर हम यहाँ पे दोबारा से ATP ले आए तो इसका मतलब ये दोबारा से डिटैच हो जाएगा. तो ATP इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर रिलैक्सेशन. फर्क इतना है कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ATP ने टूटना है और रिलैक्सेशन के टाइम पे हम ATP फॉर्मेशन करवाएंगे, रीजनरेशन करवाएंगे. ATP रीजनरेट करवाएंगे, उस ATP को वापस लेके आएंगे. और क्योंकि जब ATP यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो ये उसके साथ अटैच नहीं होगा, ये डिटैच हो जाएगा एंड मसल विल रिलैक्स. और भी बहुत सारी चीजें होंगी. लेट्स सी दिस. तो अब देखो, ये जो ADP है, दिस ADP, ठीक है, ये अब रिलैक्सेशन में पार्टिसिपेट करेगा. कैसे? देखो, सो सी हियर. सो ये हो गई कंट्रैक्शन हमारी. नाउ ड्यूरिंग रिलैक्सेशन देखते हैं. ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या होना है? नंबर 1, ATP का रीजनरेशन होना है. ATP रीजनरेशन विल अकर, ठीक है, ATP रीजनरेशन अकर्स. अब ATP रीजनरेशन कैसे होनी है? देखो, याद है वहां से ADP निकला था, मैंने अभी बात की, हेड से जो ADP निकला तभी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई. वो ADP निकल के गया कहां पे? वो ADP मसल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है फॉस्फोक्रिएटिनिन. फॉस्फोक्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, ठीक है, ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिनिन. नाउ फॉस्फोक्रिएटिनिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन मसल्स. मसल प्रोटीन है ये, ठीक है. बहुत बार सुना होगा तुमने, जिम जाने वाले क्रिएटिनिन लेते हैं. मसल प्रोटीन की एक्सरसाइज करने के बाद हमें प्रोटीन खाना चाहिए विद इन हाफ एन आवर. क्यों? क्योंकि जब भी मसल, अब देखो मसल कंट्रैक्शन होनी है तो मसल रिलैक्सेशन के दौरान मसल का ये प्रोटीन टूटेगा. लिसन, तो ADP आया वहां से टूट के, ये इस मसल प्रोटीन के पास गया कि भाई मैं टूट चुका हूं, मेरी हेल्प करो और मुझे अपना फॉस्फेट दे दो, ठीक है. तो ये ADP इस फॉस्फोक्रिएटिनिन से फॉस्फेट ले लेगा और फॉस्फेट लेके दोबारा से क्या बन जाएगा? डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो क्या बन गया? ट्राइफॉस्फेट. और ये क्रिएटिनिन अलग हो गया. नाउ दिस क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और इसको मसल से किडनीज में भेज के निकाला जाएगा. तो आपके यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन भी प्रेजेंट होता है. इज इट क्लियर?
तो क्योंकि मसल प्रोटीन टूट रही है। अब पता लगा कि क्यों एक्सरसाइज के बाद तुम्हें प्रोटीन खाना जरूरी है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल टूटती भी है, ठीक है, बिल्डअप भी होती हैं और टूटती भी हैं। तो ये प्रोटीन लगातार बनना जरूरी है, उसके लिए तुम्हें प्रोटीन खाना भी जरूरी है। क्लियर? सो सी, अब ये जो एटीपी बना ये जाएगा वापस, ये कहां पे जाएगा? इट विल अगेन बाइंड्स टू ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट ऑन मीरोमायोसिन हेड। Is it clear? It binds to ATP binding site on मीरोमायोसिन हेड। डन। अब ये मीरोमायोसिन हेड के ऊपर जब बाइंड कर जाएगा तो क्या होना है? हेड विल डिटैच। सो हेड, मीरोमायोसिन हेड डिटैचेस, ठीक है, ये डिटैच हो गया। डिटैचमेंट का मतलब मसल रिलैक्स हो गई। इसके साथ साथ और देखो क्या चल रहा है। सेकंड जो चीज होनी है, ऑफ कोर्स मसल रिलैक्सेशन हो रही है। रिलैक्सेशन लिखना था हमने, क्या लिख दिया? चलो, मसल रिलैक्सेशन जब होनी है तो एक चीज और होनी जरूरी है, ऊपर इंपल्स आनी बंद हो। इंपल्स अराइवल स्टॉप्स, इंपल्स अराइवल स्टॉप्स, ठीक है, इंपल्स आनी ऊपर से बंद हो। और वो जो इंपल्स आनी बंद होगी, यानी कि एसिटाइलकोलिन जो पुराना इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, इंपल्स ऊपर से आनी बंद हो गई, लेकिन जो पुराना एसिटाइलकोलिन इकट्ठा हो चुका है उसको वहां से डाइजेस्ट होना होगा। लेट्स सी हाउ। सो ये थी हमारी मसल फाइबर, राइट? ये मसल फाइबर थी, फाइन, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपका न्यूरॉन प्रेजेंट था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा एसिटाइलकोलिन पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज ACH, दिस इज ACH, राइट। और इस ACH को बाइंड करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ACH रिसेप्टर्स। दीज आर ACH रिसेप्टर्स, राइट। नाउ सी, जब इंपल्स अराइवल रुकता है तो पुराने एसिटाइलकोलिन का क्या होगा? और ऊपर से एसिटाइलकोलिन आना बंद हो गया, लेकिन जो पुराना ACH यहाँ पे है वो भी तो वहां पे हटना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये ACH यहाँ से नहीं हटेगा, इसके साथ बाउंड रहेगा, मसल को लगातार मैसेज मिलता रहेगा टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रिलैक्सेशन में ये सब कुछ होने से पहले जरूरी है कि वहां से इंपल्स अराइवल बंद हो, ठीक है, और जो पुराना ACH है वो वहां से हटाया जाए। अब ACH को हटाने के लिए वहां पे एक एंजाइम आता है, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस। इज इट क्लियर? सो ये एक सिजर की तरह है, मान लो ये एक सिजर है, ठीक है, तो ये सिजर्स जाएंगी और इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। इज इट क्लियर? सो एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस जाके इस एसिटाइल कोलिन को डाइजेस्ट कर देगा, वहां से एसिटाइल कोलिन हट जाएगा तो इंपल्स आनी और अंदर जानी बंद हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो पहली चीज क्या हुई है? ATP का रीजनरेशन, इंपल्स आनी बंद हुई और ATP का रीजनरेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो वहां पे कैल्शियम का रिलीज हो रखा है, जो वहां पे कैल्शियम का रिलीज हो रखा है, सी हियर, यहाँ पे हमने बात की थी। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम रिलीज हो चुकी है, इस कैल्शियम का क्या होगा? ये कैल्शियम भी यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि TPI को वापस ऊपर जाना होगा, उस टेप को पकड़ना होगा ताकि उनकी इंटरेक्शन दोबारा ना हो, राइट। तो इसका मतलब इस कैल्शियम को भी वापस SCR में भेजना होगा, ठीक है। तो इस कैल्शियम को वापस अपनी SCR के अंदर भेजने के लिए देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीसरी चीज क्या होनी है? कैल्शियम का अंदर वापस जाना जरूरी है। तो थर्ड थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इज कैल्शियम का इनफ्लक्स, कैल्शियम का इनफ्लक्स। सो देखो यहाँ पे SCR प्रेजेंट है, राइट। कैल्शियम को अंदर अब लेके जाना है,
कैल्शियम को अंदर लेके जाना है। तो होगा क्या, एक दूसरा प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैलसिक्वेस्ट्रिन। कैलसिक्वेस्ट्रिन ये करना जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एक्चुअली, बट ये कैलसिक्वेस्ट्रिन नाम का प्रोटीन होता है। दिस इज दैट प्रोटीन जो कैल्शियम को अंदर लेके जाएगा वापस इनटू SER। तो कैलसिक्वेस्ट्रिन जब कैल्शियम को ले जाएगा तो TPC से कैल्शियम जब निकल जाएगा तो TPI वापस अपनी जगह पे चला जाएगा और उस टेप को पकड़ लेगा, और मायोसिन तो पहले ही डिटैच हो चुका है। इज इट क्लियर? तो देखो क्या हुआ, मसल के ऊपर इंपल्स आनी बंद हुई, जो पुराना एसिटाइलकोलिन था वो डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, किसने डाइजेस्ट किया है? एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज ने। तीसरा, आपका ATP रीजनरेशन साथ साथ चल रहा है। जब ATP रीजनरेट होके बाइंड कर जाएगा ATP बाइंडिंग साइट ऑन हेड, तो उसने डिटैच हो जाना है। और ऊपर से एक्टिन को हमें दोबारा कवर करना होगा विद द टेप। तो टेप को कवर करने के लिए कैल्शियम को हटाना होगा। ठीक है, कैल्शियम को लेके कौन जाएगा? कैलसिक्वेस्ट्रिन, कि चलो तुम वापस SER में, और कोई काम नहीं है, अब हो गई कंट्रैक्शन। ठीक है, कैल्शियम को ले जाता है और TPI जो है, TPC से जब कैल्शियम हट गया, TPI वापस जाके अपनी साइड पे बाइंड हो जाएगा और टेप कवर दोबारा से कर लेगी। एक्टिन और मायोसिन दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। रिलैक्सेशन इज डन। क्लियर? अब बात ये भी आती है कि डेड बॉडी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर जाती है, लगातार एक स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, क्यों? तुमने ये चीज पढ़ी है, मसल रिलैक्सेशन के लिए भी ATP का रीजनरेशन होना जरूरी है। तो अगर डेथ हो गई तो डेथ में क्या हो रहा है? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम टू अ परमानेंट स्टॉप। नो ATP सिंथेसिस अकर्स। तो जब ATP ही नहीं बनेगा तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन में है वो कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगी। ATP नहीं मिला तो वो रिलैक्सेशन कभी हो ही नहीं पाती, एंड मसल स्टे इन दैट परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? डेथ के टाइम पे एनर्जी बननी बंद हो जाएगी, ATP का ये रीजनरेशन नहीं हो पाएगा तो वो हमेशा के लिए ही रिलैक्सेशन में चली जाएगी, कंट्रैक्शन में चली जाएगी। रिलैक्सेशन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए भी तुम्हें ATP चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज यहां पे लिख देते हैं, दिस इज नोन एज रिगर मोर्टिस। दिस इज नोन एज रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस का मतलब परमानेंट स्टेट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, permanent state of muscle contraction in a dead body. क्यों होती है? अब इसका रीजन क्या है? Because of no ATP production. ठीक है, because this ATP production is important, which is required for muscle relaxation. Required for muscle relaxation. Is that clear? So this is rigor mortis. Clear? Okay. अब आगे देखते हैं NCERT मैकेनिज्म, एक बार NCERT से पढ़ेंगे। So everybody focus on NCERT। देखो, mechanism of muscle contraction is best explained by sliding filament theory, जो क्या स्टेट करती है that contraction of muscle fiber takes place by sliding of thin filaments over the thick filaments। important लाइन है ये, राइट? थिन स्लाइड करेगा थिक के ऊपर, ये देखो, थिन स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। मसल कंट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होती है? ना स्टेप 1 देखो, अब हम स्टेप्स यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। स्टेप 1 इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से मैसेज आना है, और मैसेज जो ब्रेन से न्यूरॉन लेके आती है उसका नाम क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। देखो, मोटर न्यूरॉन जो है ये अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्ट होती है टू कॉन्स्टिट्यूट द मोटर यूनिट। ये मोटर यूनिट की कौन सी बात हो रही है? ये बात हो रही है, ये आपकी जो न्यूरॉन आई थी, तो दिस इज द मोटर न्यूरॉन। क्लियर? और नीचे आपका फाइबर है। ठीक है, तो ये जो साइनैप्स बना है, व्हाट इज दिस? दिस इज मोटर यूनिट, द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। ठीक है, in the muscle fiber is known as neuromuscular junction और motor end plate। ये हम कल सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, now see neural signal reaching this junction, second step,
पहले क्या आया, इनिशिएटेड बाय सिग्नल. ओके, द न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन एंड जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इम्पल्स. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन में. और ये पोटेंशियल कहाँ पे आ रहा है, इन सार्कोलेमा. इसको स्प्रेड कौन करवाता है, स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम. मसल फाइबर में स्प्रेड होगा. स्प्रेड कौन करवाने वाला है, स्प्रेड्स थ्रू मसल फाइबर बाय टी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐड करते जा रहे हैं हम. उसके बाद क्या हो रहा है, कैल्शियम का रिलीज हो रहा है सार्कोप्लाज्म में. कहां से होगा, फ्रॉम SER. इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं. नाउ अगला स्टेप, सो फोर्थ हो गया हमारा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस. अब फिफ्थ, ये कैल्शियम आयंस जब बाइंड होंगे, दीज कैल्शियम आयंस लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ टी ट्रोपोनिन. और कौन सा सब यूनिट है ये, TPC. ठीक है, ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ. और उसके बाद क्या होना है, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन जो है ये रिमूव हो जानी है. तो मायोसिन के ऊपर एक्टिव साइट्स यानी कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो हेड के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं उसकी, जिसने की बाइंड करना है, वो जो मास्क है, मास्क किसने चढ़ाया हुआ है, टेप ने. ठीक है, वो देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन. वो जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उस टेप ने कवर कर रखा है, वो टेप हट जाएगी जब TPC उसके साथ बाइंड करेगा, क्योंकि TPC के बाइंड करते हैं TPI ने नीचे रोल करना है. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्या होगा. सो यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी, अब साथ साथ क्या हो रहा है, ATP हाइड्रोलिसिस इज अकरिंग. मायोसिन जो है, अब मायोसिन इन हेड विल नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स. सो जब ATP का हाइड्रोलिसिस हुआ, मायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, और क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन हो जाएगी. अब एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन से क्या होना है, इट विल पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द A बैंड. आई हैव टोल्ड यू, सारे के सारे सेंटर की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अब जो Z लाइन है attached to these actins are also pulled inwards. Z pulled inwards, thereby causing the shortening of sarcomere, that is contraction. Clear? So it is clear from the above steps that during the shortening of muscle fiber, now very very important line, see, during the shortening of muscle contraction I bands get reduced. इनका साइज छोटा होता है, कल पढ़ लिया था हमने कैसे होता है, ये भी बता दिया था. Whereas A band retains the length. ये क्या रहता है, रिटेन का मतलब ये लेंथ में सेम रहेगा. हमने एक इसमें चीज और पढ़ी थी, H band भी रिड्यूस होता है. H band also reduces या shortens. Is that clear? So these are the changes which are occurring. और ये ऊपर हमने 10-11 steps जो किए हैं, this is muscle contraction. So whatever I told you, this is all clearly given in NCERT. एक दो terms हमने add किए हैं ताकि जो उन्होंने बताया है बस हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं, ताकि exactly picture clear हो कि चीजें हो कैसे रही हैं. Tomorrow I'll also show you the I'll show you this animation explaining muscle contraction. ठीक है, तो हम अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम कल स्टार्ट हो जाएगा, और मैं साथ साथ इसकी एक एनिमेशन दिखाऊंगी ब्रश अप द ब्रेन में. इज दैट क्लियर? सो वो रिवीजन भी होगी और ये भी हम कंटिन्यू करेंगे. चलो आगे देखते हैं. नाउ सी द मायोसिन रिलीजिंग द ADP एंड IP. अब आगे फर्दर क्या हो रही है, देखो अभी तक क्या हुआ है, ये अटैच हो गया है. ठीक है, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन हो गई है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हुआ क्या था बेसिकली, सो मायोसिन रिलीजेस द ADP एंड IP. ये PI नहीं है, ये IP है. ठीक है, गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट. अच्छा, रिलीजिंग, पहले जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये रिलीज हुए थे, अब इन्होंने वापस अपनी स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाना है. ठीक है, तो क्या होगा, न्यू ATP बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मसल रिलैक्सेशन. तो अपनी बुक पे बस एक हेडिंग बना लो जहां पे ये लिखा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट मसल रिलैक्सेशन. सो ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड ब्रेकेज. तो एक बार ये ब्रेक हो गया,
ठीक है। अब नई जब इम्पल्स आएगी तो नई इम्पल्स पे एटीपी दोबारा से हाइड्रोलाइज होगा एंड मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड। तो पहले क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर ब्रेक होता है, फिर बनता है, फिर ब्रेक होता है, द साइकिल गोज ऑन। क्लियर? सो कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। द प्रोसेस कंटिन्यूज। कब तक प्रोसेस कंटिन्यू करेगी? जब तक कैल्शियम आयंस आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि कैल्सिक्वेस्ट्रिन आके, वो प्रोटीन आके उस कैल्शियम को वापस ले नहीं जाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि बहुत हो गया चलो तुम। ठीक है, तो तुमने पढ़ा है सिस्टर्ने क्या होते हैं? दीज आर वन एलिमेंट्स ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, राइट? दीज आर दोस सिस्टर्ने। और ये जब वापस उसको पंप कर देगा यानी इन्फ्लक्स हो जाएगा इन द SER, सार्कोप्लाज्मिक इज SER का एक पार्ट, ठीक है, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उसको ढक दिया जाएगा, मास्क कर दिया जाएगा। नाउ दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ Z लाइंस बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, सो रिलैक्सेशन इज अकरिंग। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब ये जो रिएक्शन टाइम है इट कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। कुछ मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कुछ धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इस बेस पे हमारे पास दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स, रेड मसल फाइबर्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। सो इज दैट क्लियर? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। देखो मसल फटीग की पहले बात करते हैं। थकावट कब होती है? देखो थकावट कब होती है? जब मसल के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहता। सी First of all, let me tell you, there are two types of muscle fibers. ये बाद में देखते हैं। तो दो तरह के जो मसल फाइबर्स हैं, one is red muscle fibers, ठीक है, and then we have white muscle fibers, ठीक है, red and white muscle fibers. Now listen. रेड मसल फाइबर्स उसको कहते हैं जिसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा हो। एक पिगमेंट तो हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट पढ़ा है, हीमोग्लोबिन। नाउ देयर इज अनदर पिगमेंट व्हिच इज फाउंड इन मसल्स एंड वी कॉल इट मायोग्लोबिन। वी कॉल इट मायोग्लोबिन, ठीक है। जिस मसल के पास, और ये मायोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। और इस मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी होती है, बहुत ही हाई एफिनिटी एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जितनी जल्दी ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है उतनी ही जल्दी डिटैच भी होगा। तो हमारे मसल्स के पास मायोग्लोबिन है, ठीक है, उन्होंने अपने पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी इकट्ठी कर रखी है। अब जैसे ही हमने भाग दौड़ करनी शुरू की, मायोग्लोबिन ने अपना ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया ताकि मसल एरोबिकली रिस्पायर करते हुए एटीपी सिंथेसिस कर सके, और वो एटीपी की जरूरत है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इज इट क्लियर? ओके, तो जितनी जल्दी वो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है। और फिर क्या होता है? मसल के पास ऑक्सीजन रहती नहीं है तो मसल स्टार्ट्स रिस्पायरिंग एनारोबिकली। और तुम्हें पता है कि एनारोबिकली रिस्पायर करने पे क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब जिस मसल के पास जितना मायोग्लोबिन होगा वो उतनी देर के लिए एरोबिकली रिस्पायर करेगी, थकेगी नहीं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। क्लियर? तो अब इसी बेस पे कि किसके पास कितना मायोग्लोबिन है। नाउ लिसन, रेड मसल फाइबर्स के पास देखो मायोग्लोबिन की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, देन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, SER, कैल्शियम आयंस की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं, ठीक है, फिटीग की बात करने वाले हैं, कौन फिटीग करेगा कौन नहीं करेगा, किसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो रेड मसल फाइबर क्यों है? क्योंकि उसके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है, व्हाइट के पास मायोग्लोबिन कम होता है। रेड मसल फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन भी ज्यादा है, इसके पास ऑक्सीजन भी कम है। तो इसका मतलब ये मसल जो है ये ज्यादा देर के लिए एरोबिकली रिस्पायर करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगी। और क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, तो ये बहुत जल्दी एनारोबिकली रिस्पायर करती है।
कभी ना कभी तो ये भी एनारोबिकली रिस्पायर करेगी, लेकिन जल्दी एनारोबिकली नहीं करती। ये मोस्टली एरोबिकली रिस्पायर कर पाती है क्योंकि ज्यादा मायोग्लोबिन है। ठीक है, अब क्यों ऐसा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया और एससीआर का उल्टा हिसाब रहेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एससीआर कम होता है। ठीक है, कैल्शियम कम होता है। क्यों होता है कम? बिकॉज इन मसल्स ने धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने पे कैल्शियम का इफ्लक्स कम चाहिए, कैल्शियम कम चाहिए। Are you getting this? जो एकदम से देखो, जितनी जल्दी इंटरेक्शन हो, जितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतना ज्यादा कैल्शियम चाहिए। लेकिन अगर मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको कैल्शियम भी कम चाहिए और वो ज्यादा लंबा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे एससीआर और कैल्शियम आयंस कम चाहिए होते हैं बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली। ठीक है, स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सो देयरफॉर दे कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इनके अंदर फटीग भी नहीं होता। क्लियर? अब दूसरी तरफ आते हैं, वाइट मसल फाइबर्स, मायोग्लोबिन कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, ऑक्सीजन कम, लेकिन एससीआर ज्यादा, कैल्शियम ज्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन्होंने बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। दे कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, रैपिडली। ठीक है, और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? रैपिडली, therefore जल्दी थक जाएंगी, so they contract for the shorter duration, contract for shorter duration। Is it clear? इसलिए इनके अंदर थकावट भी जल्दी होती है, fatigue very easily। कौन कौन सी मसल्स हैं जो तुम्हारी जल्दी थकती हैं? सोच के देखो। भागना शुरू किया तो लेग्स की मसल्स, थाई मसल्स। ठीक है, अगर हम हथौड़े से मार रहे हैं तो ये मसल्स भी हमारी बहुत जल्दी थक जाएंगी। क्लियर? लेकिन कौन सी मसल्स हैं जो तुम्हारी जल्दी नहीं थकती हैं? तुम्हारी आईज की मसल्स इतनी जल्दी नहीं थकती। सारा दिन हमारी आईज फ्लिकर भी करती हैं, इधर उधर देखती भी हैं, इतनी जल्दी नहीं थकती जितनी देर हमारी टांगे थक जाती हैं। सेकेंडली, हमारी जो बैक मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर मसल्स, ये जो बैक मसल्स, एक्सटेंसर मसल्स, ये सारा दिन हमारी बॉडी का वेट कैरी करती हैं। Isn't it? तो सारा दिन वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही हैं, लेकिन वो थकती नहीं है उतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो जो रेड मसल फाइबर्स हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक।